नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएससी स्कूल में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम है स्पेक्ट्रम के नाम से जिसे लोग जानते हैं, जो बहुत फेमस बुक है, राजीव अहिर साहब की लिखी हुई किताब है जो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। लेकिन हम शुरू करेंगे इंग्लिश माध्यम के साथ, माफ कीजिएगा हिंदी माध्यम के साथ। तो हम आज इकाई 2 से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि जो इसका इकाई 1 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि हम उसे भी कवर करेंगे पर हम उसे बाद में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं स्पेक्ट्रम के इकाई 2 के चैप्टर जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। देखिए मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉडर्न इंडिया की परिकल्पना की गई है कि जहां से मॉडर्न इंडिया शुरू होता है वो यूरोपियों के आगमन से ही शुरू होता है। हालांकि अलग अलग विचारकों, लेखकों और हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मत और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मत यही है। तो आइए चलते हैं यूरोपियों के आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण चैप्टर को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और जहां भी आपको दिक्कत होगी मैं उसे आपको डील करूंगा आपके साथ साथ। चलिए चलते हैं। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। देखिए दोस्तों, यूरोप में 15वीं से 19वीं शताब्दी तक आर्थिक रूपांतरण का क्रम चलता रहा। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं आर्थिक रूपांतरण के लिए जो इंपॉर्टेंट कारक है वो बाजार में वृद्धि है और यहां पर वो देखने हमें मिल रहा है। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 15वीं ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबद्ध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। देखिए, ये जो टाइम पीरियड है यहां पर बहुत तीव्रता से जो है विकास हो रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था, वही इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं कि 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों को खोजकर बाहर निकली। देखिए दोस्तों, एक एरिया में जब आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं, जब आप सारे कुछ खंगाल लेते हैं, तब आपको नए जगह की तलाश होती है और वही हुआ यूरोप के साथ। शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। भारत के ग्रीक यानी यूनान और रोम, इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने के पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। आपने देखा है एंशिएंट हिस्ट्री में भी कि किस तरह से ग्रीक और रोम से हमारे संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो 1254 से 1324 ईस्वी, जिसने चीन की यात्रा की, के यात्रा वृतांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इस पैराग्राफ का कहना है कि किस तरह से जो पुरानी कहानियां हैं, जो एंशिएंट कहानियों से लेकर मेडाइवल कहानियां थी जिसमें मार्को पोलो का नाम स्पेशली मेंशन किया गया है, उनके यात्रा वृतांतों को पढ़ के यूरोपीय बहुत आकर्षित हुए और फिर वो धीरे धीरे अपने कदम यूरोप से बाहर बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। इटली में लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहां स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ।
और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान का बड़ी आपूर्ति इटली के द्वारा की जाती थी। देखिए, यहाँ इटली के वर्चस्व को दिखाया गया है कि किस तरह से यूरोपीय देशों को सामान की आपूर्ति पूर्वी देशों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण इटली करता था। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। देखिए, यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली का एकाधिकार तोड़ना चाह रहे थे, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पुर्तगाल और स्पेन है, ये बहुत बड़े प्लेयर बन के इमर्ज होंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोल की प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि समुद्री मार्ग से कहीं जाया जाता, उसके पहले से बहुत जरूरी था कि कंपास की खोज हो और खगोलीय जो भी प्रेक्षणशाला हो, बारूद हो, इनकी जरूरत महसूस हुई, तो इन पर काम किया जाने लगा। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार और पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रचार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, जैसे जैसे चेंजेस आने लगे, जैसे कि आर्थिक चेंजेस आने लगे, बाजार बढ़ने लगा, लोगों में इच्छाएं होने लगी कि बाहर जाकर व्यापार करने का, नए नए चीज एक्सप्लोर करने का, तो इस तरह से धीरे 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 जो ईसाई मत का प्रचार भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से पूंजी व्यवस्था बदली, जैसे सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगा जैसे जैसे यूरोपीय वर्ल्ड, तो धीरे धीरे उनका ध्यान जो है भारत की तरफ मुड़ा। आइए अब चलते हैं पुर्तगालियों पे। पुर्तगाली भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि क्वेश्चन यहां से हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए चलते हैं। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को द गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। देखिए दोस्तों, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1498, अगर आप 17 मई भूल भी जाते हैं तो आपके लिए 1498 बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहां पहुंचे? कालीकट। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशिकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र, बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। अब देखते हैं पुर्तगालियों का क्या मंतव्य था। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाली पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। देखिए, पुर्तगाली कह तो रहे थे कि हम व्यापार करने आ रहे हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रेट एजेंडा था वो था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित कर। और इसलिए जरूरी था कि इस टाइम तक भारत में अरब व्यापारियों का कंट्रोल था, जो कि ज्यादातर मुस्लिम होते थे, तो उन्हें इस बात से भी प्रॉब्लम थी। इसलिए वो चाहते थे कि भारत को ईसाइयत में कन्वर्ट कर दिया जाए। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों की
को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाजों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयां की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मौलिक मालिक घोषित कर दिया। अब देखिए किस तरह से पुर्तगाल धीरे धीरे अपनी डोमिनेंसी बढ़ाने लगा। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी, आइए जानते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उसकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। जहां दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो और न ही उन्होंने अपने नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाजों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। देखिए दोस्तों, ना ही किसी को नौसेना में इंटरेस्ट था, ना ही किसी के पास नौसेना का एक्सपेंशन था, और संगठन तो थी ही नहीं। ये तो साफ लिखा हुआ है कि वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके, और यही एक तरह से कारण बना पुर्तगालियों का कंट्रोल करने का। भारत में आगमन के अभिप्रेरण क्या थे, आइए चलते हैं कि भारत में ही क्यों आगमन हुआ, ऐसी क्या वजह थी। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, इटली का एक राज्य, की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगा। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप वे पनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमारी हेनरी, पुर्तगाल का नाविक, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग खोजने में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। देखिए ना, 1487 में बार्थोलोम्यो दियाज जो है, एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह का नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्षों के अंतराल पर 1498 में वास्को दी गामा भारत पहुंचा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वास्को दी गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल, ब्राजील का खोजी, जिसने ब्राजील की खोज की थी, उनकी तरफ से के नेतृत्व में बार्थोलोम्पो डियाज के साथ 13 जहाज और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन कैब्रेल को कालीकट में जेमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रेल ने कोचीन और कैनोर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अब आइए चलते हैं पुर्तगाली और जेमोरिन। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में फिर कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जेमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहां तक कि उनका उत्पीड़न भी शुरू कर दिया। पुर्तगाली इस हद तक आ गए कि उन्होंने अरब के व्यापारियों का उत्पीड़न भी शुरू कर दिया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल या अड्डों, जिसे फितोरिया कहते हैं, पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उनका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों की सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जेमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जेमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया।
1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। ये सवाल कई बार पूछा गया है। 1510 में उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। तो एस्तादो द इंडिया के नाम से किसे जाना गया, ये आपसे पूछ सकता है। आइए जानते हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जी हां, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आरमुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजदीवा, कोचीन, कैन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की सलाह भी दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मीडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वेड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से द्वीप से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह से ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। आइए जानते हैं विस्तार की रणनीति। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही, यानी कि अल्मीडा से ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका यहां पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की है। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था और 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त कर दिया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि 1510 में उसने किससे गोवा छीना था। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहां से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 ईस्वी में ही मलक्का और कुर्मुस ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया और अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। आइए जानते हैं गोवा पर कब्जा। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 ईस्वी में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित हो गए। जावा, थाईलैंड, पैगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे पुर्तगाली कब्जा जमाते चले गए। पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 ईस्वी में चाउल, 32 में दीव, 34 में सालसेट और बसीन, 1536 में क्रेगानौर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ किया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। आइए अब जानते हैं पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व।
पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्रादि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उस उत्तर में स्थित सैनथोम यानी मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले और 16वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जी जान से भिड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाजों से कई तरीकों से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आ सकता है कि पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व में रहने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। यानी उनके पास कोई गेम नहीं था जिसे वो एक्सचेंज कर सकते। बार्टर के लिए भी वो पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, ये एक प्रकार का कपड़ा होता है, चिट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामासी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रुजेडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से लाभ कमाया। तो दोस्तों, अभी हमने जितना पॉइंट देखा, जितने टॉपिक्स हमने पढ़े, इन सारे टॉपिक से ये तय हो गया कि किस तरह से पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को जमाया और किस तरह से अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। तो दोस्तों, अभी इस पॉइंट को यहीं पर हम खत्म करते हैं, इस टॉपिक को। फिर आगे इसे कंटिन्यू करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए बीपीएससी स्कूल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। एग्जाम आपके सर पर है। थैंक यू, बाय बाय।